नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के जरिए नई संस्कृति को बढ़ावा दे रही है सरकार। दिल्ली में कृषि एक्सपर्ट के सम्मेलन को किया संबोधित, कहा केंद्रीय योजनाओं की सफलता के लिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने कारोबारी इस्तेमाल के लिए निजी क्षेत्र को कोयला खनन की दी इजाजत। कोयला आपूर्ति बढ़ने से बिजली की कीमतें होंगी कम, ज्यादा निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के मौके। कैबिनेट ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद के बंटवारे के लिए ट्रिब्यूनल के गठन को दी मंजूरी। रोटोमैक के 11 बैंक खाते आयकर विभाग ने किए जब्त। कानपुर में विक्रम कोठारी के 3 ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन छापेमारी। पीएनबी धोखाधड़ी मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। अब तक 6 बैंक अधिकारियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। भारत ने किया इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। 1000 किलो के आयुध के साथ 2000 किलोमीटर तक की है मारक क्षमता। नेपाल में 2 बड़े वाम दलों सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी सेंटर के बीच ऐतिहासिक विलय पर बनी सहमति। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ होगा नई पार्टी का नाम। केपी शर्मा ओली और प्रचंड होंगे बारी बारी से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में किसान की उन्नति हो, किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस दौर में पूरे इकोसिस्टम को किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेती की लागत घटाने, पैदावार का वाजिब दाम दिलाने, फसलों की बर्बादी को रोकने और अतिरिक्त आमदनी से जुड़ी सभी रुकावटों को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने ये बातें मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली में कही। उन्होंने कहा कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग की वजह से अब किसानों को जमीन में कम यूरिया डालना पड़ता है और इसके चलते किसानों को पैसे की बचत और ज्यादा पैदावार की वजह से अधिक कमाई भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में 8 से 10% की कमी आई है और उत्पादन में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 अलग अलग स्तरों पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वर्षों से अटकी हुई सिंचाई परियोजनाओं की तेजी के साथ पूरा करने की कोशिश कर रही है और इससे खेती की लागत में भी कमी आएगी। कोयला क्षेत्र का ये सबसे बड़ा सुधार है। भारत में 70% बिजली उत्पादन थर्मल पावर संयंत्रों से किया जाता है। कमर्शियल कोल माइनिंग भी, यानी विश्व के और भारत के सभी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट कोल माइनिंग कंपनीज जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छा काम करने का ढंग है, जो सेफ माइनिंग के नए नए प्रयोग करती हैं, एफिशिएंट माइनिंग के नए नए प्रयोग करती हैं, इसको भी एक भारत में प्रोत्साहन दिया जाए। और इससे जो एक मोनोपोली है कि भारत सरकार ही सिर्फ कोल माइनिंग करेगी, उसके बदले आज और भी लोग आके भारत में कोल माइनिंग करें, जिससे कभी भी कोयले की शॉर्टेज। देश का करीब 300 बिलियन टन कोयले का रिजर्व है। वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र के आने से काफी निवेश बढ़ेगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा कोयला क्षेत्र में बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैबिनेट ने 11,661 करोड़ की 6 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके तहत मुजफ्फरनगर से सगौली, सगौली से वाल्मीकि नगर, झांसी मानिकपुर, भीमसेन कैरार और भटनी औड़ेहार की रेल लाइनों को डबल करने और इन रूटों पर इलेक्ट्रिक रेल मार्ग विकसित करना शामिल है। ओडिशा के जयपुर से मलकानगिरी के बीच नई रेल लाइन बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मोरक्को के साथ रेलवे क्षेत्र में आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
4 राज्यों में होगा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और 211 लाख मैंडेज। आप अपने आप में सोच सकते हैं कितना बड़ा काम होगा। 211 लाख मैंडेज का इसमें सीधा काम करने की, जनरेट करने की पोटेंशियल होगी। कैबिनेट ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रही महानदी जल विवाद को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने की मंजूरी दे दी है। काफी वक्त से ओडिशा सरकार ट्रिब्यूनल के गठन की मांग कर रही थी। इसके अलावा कैबिनेट ने नई डिपॉजिट स्कीम बिल को भी मंजूरी दी है। साथ ही चिटफंड एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पिछड़े इलाकों में ढांचागत विकास के जरिए कई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में आने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से नदियों के जल विवाद को खत्म करने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। हैदराबाद में दक्षिण राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जल विवाद से विकास की गति धीमी हो रही है और विवाद के समाधान में अनावश्यक देरी होती है। सम्मेलन में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री और प्रधान सचिव शामिल हुए। बैठक में राज्यों के बीच जल विवाद, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में राज्यों को केंद्रीय सहायता और केंद्र से परियोजनाओं के लिए अनुमति जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों को आपस में जोड़ने, कृष्णा गोदावरी प्रबंधन बोर्ड अधिकार, क्षेत्र की अधिसूचना, परम्बिकुलम अलियार परियोजना, पोलावरम परियोजना और राज्यों के बीच दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट पीएनबी धोखाधड़ी मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने 23 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया है। 11,400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अब तक 6 बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और इस बीच लोन डिफॉल्ट मामले में आयकर विभाग ने रोटोमैक कंपनी के 11 बैंक खाते जब्त कर लिए हैं। कानपुर में रोटोमैक कंपनी के विक्रम कोठारी के 3 ठिकानों पर सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन छापे मारे। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। मंगलवार को कोर्ट एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। याचिका में मांग की गई है कि मुख्य आरोपी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए और बैंक का पैसा जल्द से जल्द वसूला जाए। याचिकाकर्ता ने मामले में पंजाब नेशनल बैंक के उच्च अधिकारियों की भूमिका की जाँच किए जाने की मांग भी की है। या इमीडिएटली डिपोर्टेशन होनी चाहिए और हिज अकाउंट शुड बी सीज्ड so that he may not be able to make use of the money which has been deposited in that. And what are the property that he has earned due to this siphoning of the money, those should be auctioned in the open market immediately, and money raised thus should be used in the compensation of the siphoning of money from the bank. वहीं इस मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। सीबीआई ने पीएनबी की मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा के 3 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को हुई दिन भर की पूछताछ के बाद इन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। अब तक पीएनबी के कुल 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीरव मोदी के 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले की शुरुआत पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से ही की थी। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने पीएनबी घोटाले के चलते बैंकों को 3 अरब डॉलर के नुकसान की खबरों से इनकार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि आयकर विभाग ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है। वित्त मंत्रालय ने निगरानी संबंधी चूकों को लेकर संदेहों पर भारतीय रिजर्व बैंक को चिट्ठी भी लिखी है। मंत्रालय ने पूछा है कि जांच और नियम तंत्र होने के बावजूद धोखाधड़ी का पता कैसे नहीं चला। रोटोमैक के बैंक डिफॉल्ट मामले की बात करें तो रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। एजेंसी ने रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के कानपुर स्थित 3 ठिकानों पर मंगलवार को दूसरे दिन भी छापेमारी की। इसके अलावा आयकर विभाग ने रोटोमैक कंपनी के 11 खातों को सील कर दिया है। विक्रम कोठारी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सार्वजनिक बैंकों का 3,695 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने मध्यम दूरी की अग्नि 2 मिसाइल का मंगलवार को सफल परीक्षण किया। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से युक्त मध्यम दूरी तक मार करने वाली अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करती है। ये परीक्षण सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया और इसके लिए डीआरडीओ ने उसकी मदद की।
इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। 20 मीटर लंबी अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का वजन 17 टन है और ये अपने साथ 1000 किलो तक का आयुध 2000 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकती है। 2 चरण वाली इस मिसाइल में आधुनिक निर्देशक प्रणाली लगी है और ये ठोस ईंधन से संचालित होती है। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। मेघालय विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मतदाताओं से एक मौका दिए जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है। बीजेपी इस बार मेघालय में सत्ता हासिल करने के इरादे से चुनाव मैदान में है। बीजेपी 60 में से 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी का दावा है कि वो उन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है जिसे राज्य सरकार लंबे अरसे से नहीं सुलझा पाई है। मेघालय का जो मुद्दा है अभी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा पे है। ड्यू टू करप्शन वी डोंट हैव एनी डेवलपमेंट in the state, right from the road, the education, the health, the water supply, and the basic needs of the peoples also we are not getting. मेघालय के लिए जारी बीजेपी दृष्टिपत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया गया। साथ ही बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार की खामियों को भी जनता को बता रही है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस बीजेपी को बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखती। But whatever we have committed in our manifesto, I think we have achieved more than 80% commitments, and this is normal for every party. So far, I don't see not a single BJP will win. To my. So at the most they'll win one seat. So how will they have our confidence? BJP doesn't have any ground out here. जो बदनाम हुआ है इनका, जो बीफ बैन एंड रिगार्डिंग द हिंदुत्व, मुझे तो नहीं लगता कि 1 से 2 के से ज्यादा बीजेपी यहाँ पे कोई ग्राउंड बना सकेगा। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मेघालय में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में अधिकतर जोर बीजेपी की नीतियों, केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ दिए गए विशेष पैकेज पर रहता है। मेघालय प्रदेश अध्यक्ष शिवम लिंगदोह का मानना है कि इस बार मेघालय की जनता बाकी उन 3 स्टेट्स की तरह नॉर्थ ईस्ट की तरह जाएगी जो बीजेपी के पक्ष में वोट डालकर यहां बीजेपी की सत्ता बना चुके हैं। शिलोंग से कैमरामैन सरोज कुमार दास के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नागालैंड में भी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और इसमें 9 पार्टियां और 195 उम्मीदवार मैदान में हैं। आयोग की तैयारियों के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिन्हा से हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने खास बातचीत की। नागालैंड के विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अभिजीत सिन्हा जी। सिन्हा सर, राज्यसभा टीवी में स्वागत है आपका। पहले ये बताएं कि नागालैंड का जो चुनाव है कुछ इसको सेंसिटिव भी माना जाता है, तो क्या है आपके इलेक्शन कमीशन के, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और क्या बूथ का एक आंकड़ा है जो सेंसिटिव है? नागालैंड में अभी 2196 बूथ्स हैं और बहुत पहले से ही इनका आकलन किया जा रहा था कितने सेंसिटिव हैं और कितने क्रिटिकल हैं। तो इस हिसाब से अभी जो फिगर आ रहा है करीब 1100 बूथ्स हमारे क्रिटिकल हैं और करीब 530 बूथ्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं। जो चुनाव में भ्रष्टाचार, ये कह लीजिए पैसे का, मनी पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और एक वोटर्स में ये शिकायतें भी आती हैं कि वोटर्स को पैसे देकर और वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी शिकायतें इलेक्शन कमीशन को मिलती हैं, इसके लिए क्या कदम है? रिपोर्ट्स हैं ऐसे, तो इसके कारण शुरू से ही हम लोगों ने बहुत एक इलाबरेट स्ट्रक्चर बनाया है इसके लिए। जैसे बहुत सारे स्टैटिक सर्वेलेंस चेकपोस्ट हम लोग लगाते हैं, तो उसकी संख्या दूसरे इलेक्शन से बहुत ज़्यादा है इस बार। जो भी गाड़ियाँ आती हैं, पब्लिक आती है, उसकी चेकिंग होती है। काफ़ी सीजर्स भी हुए हैं, हर दिन लिकर कैश सीज होता है और साथ साथ हमारे कंट्रोल रूम्स हर जगह हैं। इनकम टैक्स की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में है, कहीं भी कोई कैश मूवमेंट उनके नॉलेज में आता है तो उस पर वो कार्रवाई करें। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से इसको रोकने का काम किया जा रहा है। एक कॉल हुई थी इलेक्शन को बाइकआउट करने की, उसके बाद इलेक्शन में सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा और महिलाओं की क्या यहाँ पर, क्योंकि 195 लगभग कैंडिडेट्स ने अपना जो पेपर है वो फाइल किए हैं, उसमें से 5 सिर्फ महिलाएं हैं। अभी इस इलेक्शन में 9 पार्टीज
रही है। सभी पार्टीज तो रिकॉग्नाइज नहीं है नागालैंड में, 4 ही रिकॉग्नाइज हैं, बाकी कुछ और जगह रिकॉग्नाइज है वो भी लड़ रही है, बट कुल 9 पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और 195 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और ये संभवतः बहुत सालों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है महिलाओं कैंडिडेट्स का। यहाँ चर्च का एक रूल है, जगह जगह पोस्टर भी देखे कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि चर्च के लाइन पे वोट कीजिए, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उनके खिलाफ। क्या ये चीज़ें कोई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आती हैं? हाँ, बिल्कुल आता है और कहीं रिपोर्ट्स भी हैं, तो वहाँ कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे आज ही किसी ने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक ऐसा रिपोर्ट आया है कि जहाँ कुछ पोस्टर्स लगे हैं, तो तत्पर कार्रवाई डीसी और एसपी के द्वारा की गई है। किसी धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर वोट मांगना या किसी को कहना है कि इस तरीके से नहीं देना है या देना है, वो गलत है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सूफी विचारधारा को समाज के लिए प्रासंगिक बताया है। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दारा शिकोह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने मुगल शहजादे दारा शिकोह के भाईचारा, शांति और सर्वधर्म समभाव के संदेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि दारा शिकोह इस्लाम को मानने के बावजूद भाईचारा, शांति और सर्वधर्म समभाव के पैरोकार रहे। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से फारसी में कर अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव का परिचय दिया था। प्रदर्शनी में ऐसे कई चित्र दिखाए गए जिसमें दारा शिकोह को हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम सूफी संतों के संपर्क में दिखाया गया। He believed in brotherhood, he believed in love, he believed in peace, he believed in affection. That is what is required. In today's world of materialism, consumerism, and growing religious fundamentalism in certain sections of the globe, the principles of Sufism are highly relevant to break down the narrow prejudices and bring people together. That's Sufism is a great philosophy. आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगी जिनके खिलाफ पार्टी ने पूर्व में कुछ बोला हो। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए किसी से गठबंधन नहीं करेगी, पार्टी मुद्दों के आधार पर किसी भी दल के साथ जुड़ेगी। मेरा ये सवाल है कि एरिथमेटिकली अगर ये ज़रूरत आएगी कि सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा, तो आप क्या उस समय ये बोलेंगे कि आप कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे या लेफ्ट से हाथ नहीं मिलाएंगे या बीएसपी से नहीं हाथ मिलाएंगे? हाथ तो मिलाना पड़ेगा ना। आप ऐसे गठबंधन, जिन गठबंधनों से पार्टी कहीं किसी सवालों के घेरे में ना आए, उसके बारे में निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं, जैसा हमने पंजाब में किया। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। लेकिन जिन गठबंधनों के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, जिन पार्टियों के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, उनके साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं है। संजय सिंह के साथ इस पूरे इंटरव्यू को आप बुधवार रात 10 बजे राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में देख सकते हैं। भारत में बदलते कारोबारी माहौल के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारत में निवेश पर जोर दे रही है और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर मंगलवार को एक हफ्ते की भारत यात्रा पर राजधानी दिल्ली पहुंचे। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन गुरुग्राम में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। भारत दौरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि व्यापार के लिए चीन की तुलना में भारत उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि कारोबारी माहौल में सुधार के चलते अमेरिका जैसे देशों से भारत में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पुणे और मुंबई में रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश कर चुकी है। भूटान के विदेश मंत्री लोमचो डामचो दोरजी बुधवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ आपसी महत्व के मसलों पर दिल्ली में चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भविष्य की रणनीति पर विचार करेंगे। दोनों नेता भूटान में भारत के सहयोग से चल रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। भूटान से लगी चीन की सीमा पर लगातार तनाव के बीच इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। भूटान के विदेश मंत्री 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली में हैं। बुधवार को भारत भूटान राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ शिरकत करेंगे। भारत भूटान संबंधों पर 1 साल तक लगातार कार्यक्रम होंगे, जिनकी शुरुआत बुधवार से होगी। भूटान को संयुक्त राष्ट्र का
सदस्य बनाने में भारत ने विशेष भूमिका निभाई थी। नेपाल के 2 मुख्य वाम दलों ने विलय करने का फैसला किया है। सोमवार रात को सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी सेंटर के बीच विलय पर सहमति बनी। दोनों दलों के 7 सूत्रीय एकीकरण करार पर सहमति बनी है। विलय के बाद पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल होगा। सीपीएन माओवादी सेंटर अब सरकार का हिस्सा बनेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सीपीएन यूएमएल की अगुवाई करते हैं, जबकि पुष्प कमल दहल प्रचंड सीपीएन माओवादी सेंटर की अगुवाई करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।